हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑल इन वन सीरीज की आज 5वीं क्लास है। सबसे पहले है भारतीय इतिहास। पहला है 1857 का विद्रोह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह मत किस इतिहासकार ने दिया था? तो 1857 का विद्रोह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये मत दिया था सर जॉन लॉरेंस ने। दोस्तों, आजकल जो ये 1857 से संबंधित जो मत दिए हैं इतिहासकारों ने, ये अक्सर पूछे जा रहे हैं, जिनमें से एक है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये मत दिया था बेंजामिन डिजायरेली ने। उसके अलावा दूसरा है प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये दिया था डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। उसके अलावा 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये कहा था डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने। तो ये हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित जो मत विभिन्न इतिहासकारों ने दिए थे। दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने पहला बताया था 1857 विद्रोह। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बेंजामिन डिजायरेली ने कहा। प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा था डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये कहा था डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने। उसके अलावा 1857 का विद्रोह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। फिर है मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या था? तो दोस्तों, जो मुगल प्रशासन है उस समय मदद ए मास चलता था। ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी। तो राजस्व मुक्त दी जाने वाली भूमि थी मदद ए मास, जो कि विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाती थी। दोस्तों, मदद ए मास इसे सयूरगल भी कहा जाता है। सयूरगल भी कहा जाता है। तो एग्जाम में सयूरगल से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मदद ए मास और सयूरगल ये दोनों एक ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। अब है भारतीय राज व्यवस्था। प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, जो लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की गई थी वो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। उस समय इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई थे इस समय अध्यक्ष, जब प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी संस्तुति की थी, लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। दोस्तों, लोकपाल को ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है। और जो ये प्रशासनिक सुधार आयोग है इसका गठन हुआ था 5 जनवरी 1966 को। तो 5 जनवरी 1966 को इस आयोग का गठन हुआ था। इसी ने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त को बनाने की संस्तुति की थी और उस समय इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला दोस्तों प्रथम भारतीय राज्य है उत्तराखंड। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड ने 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक पारित किया था, जो कि भारत का पहला राज्य है। किस संविधान संशोधन द्वारा मत की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1988 में हुआ था। 1988 में हुआ था और 1989 से ये प्रभावी हुआ था। तो 1989 से जो नवी लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, उस समय सबसे पहले 18 वर्ष के जो आयु के लोग थे उन्होंने मतदान किया था। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। दोस्तों, ये कहा था चार्ल्स मेडकॉफ ने। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में।
फिर है भारत का भूगोल। पहला है छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है टिन, दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ टिन अयस्क के भंडार मिलते हैं, तो वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। दोस्तों ये जो टिन अयस्क है इसका एक अयस्क है जिसे कहते हैं कैसिस्टेराइड। कैसिस्टेराइड, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कैसिस्टेराइड किस खनिज का अयस्क है, तो ये है टिन का। तो टिन का अयस्क है कैसिस्टेराइड और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इसके भंडार देखने को मिलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसके अलावा कुछ और क्रांति हैं, जैसे गोल्डन क्रांति जो कि बागवानी से संबंधित है, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ये सभी क्रांतियाँ जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर है कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे जो होते हैं वो पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद है कर्नाटक। तो पहले है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी। तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है। तो मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात से। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। तो 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा एक नोडल संस्था है। तो सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है नीति आयोग। फिर है उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई। तो 2001 यानी 4 अप्रैल 2001 को राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी। गढ़वाल पेंटिंग्स के रचयिता कौन है। तो गढ़वाल पेंटिंग दोस्तों पुस्तक का नाम है, इसके रचयिता हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। उसके अलावा बैरिस्टर मुकुंदीलाल की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें है सम नोट्स ऑन मोलाराम। तो सम नोट्स ऑन मोलाराम ये पुस्तक है बैरिस्टर मुकुंदीलाल की। और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ये पुस्तक भी बैरिस्टर मुकुंदीलाल की है। उसके अलावा गढ़वाल पेंटिंग के रचयिता भी हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। फिर है तिलहरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो तिलहरी नामक आभूषण दोस्तों ये गले में पहना जाता है। उसके अलावा गले में पहने जाने वाले अन्य आभूषण हैं, जैसे चंद्रहार हो गया, लॉकेट हो गया, और हसुला जिसे सूत भी कहते हैं ये भी गले में पहना जाता है। गुलबंद दोस्तों गुलबंद को राम नवमी भी कहा जाता है, ये भी गले में पहना जाता है। उसके अलावा चरो या चरियो या जिसे मंगलसूत्र कहते हैं ये भी गले में पहना जाता है। फिर है साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का देश में 17वां स्थान है। तो जिसमें दोस्तों जो उत्तराखंड की औसत साक्षरता है वो है 78.82%। तो 78.82% उत्तराखंड की साक्षरता है, जबकि भारत की साक्षरता है 73%। तो भारत की साक्षरता जो है वो उत्तराखंड की साक्षरता से कम है। और उत्तराखंड में अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो है 87% और महिला साक्षरता है 70%। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।